नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने सक्सेसर का नाम गवर्नमेंट को बता दिया है। सक्सेसर यानी कि जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल के बाद 10 नवंबर 2024 में ख़त्म होने वाला है, वैसे ही वो अपनी जो ये सीट है एक सक्सेसर को देंगे ऑफ कोर्स, एंड ये होंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के सेकंड मोस्ट सीनियर जज, और ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना। इसके अलावा 2030 तक हमारे पास और कौन कौन से जज रहेंगे इसकी लिस्ट हमारे पास है, सूची हमारे पास है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके अलावा इनके पिताजी ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका निभाई है, वाई.वी. चंद्रचूड़ साहब। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट पे प्रैक्टिस करते थे और उसके बाद एलिवेट होके ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने एंड देयर आफ्टर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ कोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जस्टिस संजीव खन्ना। इनका कार्यकाल महज 6 महीने के लिए ही रहने वाला है। ये मई 13, 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इनफैक्ट इनके फादर राज खन्ना भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माफ़ कीजिएगा, जज रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। उसके बाद जस्टिस बी.आर. गवाई का कार्यकाल भी महज 6 महीने के लिए रहेगा। ये हमारे 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और इन्होंने हाई कोर्ट जज की भूमिका निभाई है 16 साल तक के लिए। इसके अलावा हम जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बात करते हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए रहेगा, नवंबर 24, 2025 से लेके फरवरी 9, 2027 तक। ये यंगेस्ट लॉयर रहे हैं जिन्होंने हरियाणा के एडवोकेट जनरल की भूमिका निभाई है। जस्टिस विक्रम नाथ हमारे ये 52nd, ये 53rd रहेंगे। 54th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे रहेंगे जस्टिस विक्रम नाथ। ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पैंडेमिक के दौरान कोर्ट रूम से जो भी कोर्ट रूम में जो भी कार्य चलता था उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग इन्होंने ही करानी शुरू की थी। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ पे यूपीएससी का फैक्ट रहेगा, 55th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहेगा, हमारी पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। और यहाँ पे इनका कार्यकाल महज 36 दिनों के लिए रहेगा, 36 डेज ओनली। इनकी नियुक्ति होगी सितंबर 25, 2027 में और ये रिटायर हो जाएंगी 30 अक्टूबर 2027 को ही। इनके जो फादर हैं वो 19th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, जस्टिस E.S. वेंकटरामैया। उसके बाद जस्टिस P.R. सिम्हा आएंगे, 56 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। यहाँ पे भी इनका कार्यकाल 7 से 8 महीनों के लिए रहेगा। ये डायरेक्टली एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट जज बार से, करेक्ट, अगर हम बात करें बार से डायरेक्ट एलिवेशन हुआ है। इसके बाद 57 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे जस्टिस J.B. पारदीवाला, और ये 2028 से लेके 2030 तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो ये 2030 तक की हमारी पूरी सूची है। और ये सूची कैसे पॉसिबल होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कन्वेंशन फॉलो किया जाता है कि सीनियर मोस्ट जज को ही जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है अनटिल एंड अनलेस कोई और सर्कमस्टांसेस हो। तो सारे सर्कमस्टांसेस फुलफिल्ड है। 2030 तक की सूची हमारे पास रही है। तो जस्टिस संजीव खन्ना अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो गया, उत्तराधिकारी बता दिया इन्होंने, 10 नवंबर को कार्यकाल इनका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 51वें 51st मुख्य न्यायाधीश होंगे। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त भी हो जाएंगे। CJI चंद्रचूड़ के साथ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले न्यायमूर्ति MM नरसिम्हा राव को देखते हुए सरकार ने परंपरा के अनुसार पिछले सप्ताह उन्हें पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी के नाम जानने का अनुरोध किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट चीफ जस्टिस दैट इंडिया हैज गॉट, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनफैक्ट व्हाट वी नो ऑफ हिम एज, जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कार्य कर रहे थे, जिस प्रकार से कार्य करते थे, काफ़ी वकील इनके फ़ैन भी थे। इसके अलावा डीवाई चंद्रचूड़ की उम्र 64 साल की है और एजुकेशन उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB किया, हार्वर्ड लॉ यूनिवर्सिटी से भी LLM किया और डॉक्टरेट किया। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ करियर शुरू किया। जून 1998 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के तौर पर मनोनीत किया था इन्होंने। 1998 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया। फिर 29 मार्च 2000 से अक्टूबर 2013 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्य किया। इसके अलावा 2013 से 2016 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस भी रहे हैं। इसके अलावा 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। 8 नवंबर 2022 से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 1960 में हुआ था 14 मई को, और 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग के साथ एक वकील के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में और फिर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट में संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस की। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया। वह दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी भी रहे हैं। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाया गया और 2006 में इनको परमानेंट जज बनाया गया। फिर उसके बाद 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में इन्हें प्रमोशन मिला। 2023 से लेकर 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद भी संभाला और वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्षता और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में गवर्निंग काउंसिलिंग के भी सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग, ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी हैं। इसके अलावा अगर बात करें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली की जिससे जजेस और चीफ जस्टिस इनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो 124 क्लॉज 1 और 124 क्लॉज 2 भारतीय संविधान के अनुच्छेद का पार्ट ऐसा है कि ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि ये नियुक्त करते हैं, बट ये एक प्रणाली से चलती है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई नई प्रणाली है। यह द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले के निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आए। मतलब इसका कोई मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर कुछ जजेस केसेस के थ्रू ये आई है हमारे सामने। ऐसा कोई कानून या संवैधानिक प्रावधान नहीं है जो कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख या फिर इसे परिभाषित करता हो। इसका नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करते हैं तथा इसमें न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक हाईकोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1951 ये फर्स्ट जजेस केस यानी कि प्रथम न्यायाधीश मामला माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परामर्श के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें केवल विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 की बात करें, 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता मामले में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार हुई। इसने नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता प्रदान की। साथ ही यह भी निर्णय दिया गया कि परामर्श शब्द न्यायिक नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिक भूमिका को कम नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका प्राथमिक प्रकृति की है क्योंकि यह न्यायिक परिवार का एक विषय है, इसलिए कार्यपालिका को इस मामले में समान अधिकार नहीं दिया जाता। तृतीय न्यायाधीश मामले 1998 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए अधिकांश न्यायाधीशों से के परामर्श की आवश्यकता होती है। मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए। अगर 2 न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं तो उन्हें सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। अगर बात करें चतुर्थ न्यायाधीश मामले की तो 99वें संविधान संशोधन और एनजेसी अधिनियम 2014 दोनों की संवैधानिक वैधता को 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। इसको वैसे तो एनजेसी केस भी कहा जाता है इसको, बट पॉपुलरली 4 जजेस केस कहा जाता है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 4:1 के बहुमत से एनजीसी को असंवैधानिक बताया क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव की भी भूमिका थी, और अगर एग्जीक्यूटिव की भूमिका जजेस मतलब जुडिशरी में हो जाए तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा पावर बैलेंस खराब कर देता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। इसको डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है। अभी हमारे पास 34 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, बट इसको बढ़ा सकती है हमारी पार्लियामेंट टाइम पे। मतलब अगर पार्लियामेंट का बस चले तो इसका नंबर बढ़ा भी सकती घटा भी सकती, लुकिंग एट द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए आवश्यक समझते हैं। यानी कि अगर बात करी जाए तो एक प्रणाली जो रखी गई है,
कंसल्टेशन कर सकते हैं इन हिज ओन अंडरस्टैंडिंग, इन हर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि किससे बेटर है पूछना, तो प्रायोजन करना भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में ये भी कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को निम्न मानदंडों पर खरा उतरना होगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता रहा हो, और राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रतिष्ठित विधिवेता हो। ठीक है, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, मतलब यहाँ पे कोई संविधान में लिखा नहीं हुआ है कि कब तक कार्यकाल रहेगा। ये बहुत पेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि संविधान में इस संबंध में कुछ प्रावधान है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही पद पर बना रहेगा। इसी वजह से आप देख रहे हैं किसी किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर ज़्यादा होता है, किसी किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का टेन्योर कम होता है। तो जो जल्दी एज कंप्लीट कर लेगा उसी हिसाब से वो रिटायर होता जाएगा। उसकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के साथ निम्नलिखित शपथ लेनी होगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के पालन करूंगा, संविधान एवं विधि की मर्यादा भी बनाए रखूंगा। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी दे सकता है जब इस प्रकार हटाए जाने से हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन किया हो। हटाना काफ़ी मुश्किल होता है बेसिकली। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत का समर्थन भी प्राप्त होना चाहिए। उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार हो या अक्षमता हो। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब इससे संबंधित हम एक प्रश्न देख लेते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। या न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक नई प्रणाली है, या द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले में के निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आई है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।